अब ये क्या है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, राज्य, स्टेट। अब पढ़ेंगे हम कानून, क्योंकि राज्य चलता कैसे है, कानून से। तो बनाएगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है कानून या स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। वो जब आप शेड्यूल पढ़ोगे किसमें किसको, किस सब्जेक्ट मैटर में किसको कानून बनाने की है, वो लंबा प्रोसेस है, बताते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। अब पढ़ो धीरे धीरे करके। ऑल लॉज, वो सारे कानून, पढ़ो फिर आगे पढ़ो। in the territory of India immediately before the commencement of the constitution, वो सारे कानून जो संविधान के लागू होने से पूर्व, यही है ना, और हाँ कहो, in so far as they are consistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. जो कानून संविधान लागू होने से पहले भारत की टेरिटरी में प्रचलित थे, जहां तक इस पार्ट का, यानी कि पार्ट थर्ड से इनकंसिस्टेंस हैं, वहां तक वो कानून क्या होंगे, वॉइड होंगे। यानी कि ये कहता है कि जो कानून संविधान लागू होने से पहले भारत में प्रचलित थे, जहां तक वो इस पार्ट थर्ड से इनकंसिस्टेंट हैं, वो वॉइड हो गए, यानी कि वो लागू नहीं होंगे, उनका वो पोर्शन लागू नहीं होगा। आगे चलो। Second was, the state shall not make any law which takes away or abridges the right conferred by this part. ठीक है, अब यहां पर आगे आगे आपका क्लोज बन आ गई। ये क्या कहती है, भारत में संविधान लागू होने से पूर्व जो कानून प्रचलित थे, जहां तक वो कानून इस पार्ट का मतलब, जब भी मैं आपको बता रहा था कि जब गेहूं की बात होती है तो गेहूं की बात होती है, हम पार्ट थर्ड में पढ़ रहे हैं, पार्ट थर्ड की बात कर रहा है वो, यानी कि पार्ट थर्ड से इनकंसिस्टेंट हैं तो वो वॉइड होंगे। अब आगे दूसरा क्लोज टू में ये क्या कहता है कि कानून, राज्य सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी, कॉमन होगा ये, है ना, द स्टेट शैल नॉट मेक, स्टेट ही है ना, हाँ अब कॉमन है यहाँ। हाँ वो पढ़ो। The state shall not make any law which takes away or abridges the right conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. ये अब यहाँ स्टेट जो बात कर रहा है, यहाँ स्टेट डिफाइन किया है इसने, अब वहां स्टेट कॉमन बात कर रहा है, मतलब स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट। राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, ये कॉमन बात कर रहा हो, राज्य जो होगा कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस पार्ट के इनकंसिस्टेंट हो, और अगर ऐसा कानून बनाएगा तो जो ऐसे इतना कानून होगा जो वो पोर्शन इस तरह का होगा जो इस पार्ट थर्ड के इनकंसिस्टेंट होगा, शैल बी वॉइड, ये शैल बी डिक्लेयर्ड वॉइड, या तो वॉइड अपने आप में होगा या कर दिया जाएगा, कहेगा कोई तभी कर दिया जाएगा, अगर वॉइड होगा भी तो तभी कोई कोर्ट जाता है तब वो वॉइड होता है। अब थर्ड में पहुंचो। Clause third. In this article, unless the context otherwise requires. Third, clause A. Law includes any ordinance ordered by law. हाँ, अब ये कहता है कि कानून में क्या क्या शामिल होगा, पहले ये बता दिया, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया क्लोज 1 में है। अब ये पोस्ट हो गया जो ये बनाएंगे, यानी कि ये तो था, अब ये आगे को राज्य सरकार बना भी सकती है, ये तो एग्जिस्टिंग थे, बट यहाँ तो
इनका कुछ पोर्शन भी हो सकता है, या कानून नल एंड वॉइड भी पहले से ही एग्जिस्ट, गलत होंगे। अब अब सरकार ने बनाया कानून, ये हो गया। अब आगे क्या कहता है, कानून में क्या क्या शामिल होगा। आपके ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ। हाँ, अब आ गया। अब बताओ कानून में क्या क्या शामिल होगा। कानून में क्या क्या शामिल होगा, कानून में क्या शामिल होगा। अब बताओ, ऑर्डिनेंस क्या कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस को, अध्यादेश। अध्यादेश मतलब किसी इमरजेंसी सिचुएशन में जब बहुत तुरंत में किसी सब्जेक्ट मैटर पे किसी कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए, पार्लियामेंट या किसी राज्य की लेजिस्लेटिव विधानसभा सेशन में ना हो, तब सरकार क्या करेगी, तब सरकार अध्यादेश लाती है। और अध्यादेश भी एज गुड एज लॉ, एक्ट बनाया। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ डिबेट वेट कुछ नहीं होती, आनन फानन बनाया और ये नोटिफाई कर दिया राष्ट्रपति के। अब इसे भी अध्यादेश कौन कौन निकाल सकता है, तो आर्टिकल 1 to 3 आएगा, 1 2 3। यहां अध्यादेश कौन निकाल सकता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति के सिग्नेचर से निकलेगा। अब दूसरा आर्टिकल और आएगा राज्य सरकार में, 213। अब देखो बनाने वाले ने कितना अच्छा बनाया, याद भी रह जाए। 1 2 3 213 कन्फर्म कर लेना, मैं भी उल्टी सीधी डिजिट कर देता हूं। अब 2 तो 13 है क्या, अब ये इतना ही गुड होता है जितना, हाँ यहाँ चीज ये आएगी। यहाँ पर जब इसमें भी तुम बात कर रहे थे ना उसकी क्या कहते हैं डॉक्ट्रिन्स की, अब इन यहाँ पर एक डॉक्ट्रिन लागू होता है कलर लेवलाइजेशन का, पढ़ा तो होगा ये डॉक्ट्रिन कलर लेवलाइजेशन, नहीं पढ़ा, अच्छा कोई बात नहीं। इसका मतलब ये होता है कि जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते आप उसे इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। जब मैंने यूजीसी बिल आपको बताया था तो उसमें जो एम्बिगिटी ये थी कि कानून के ऊपर की परिभाषा पढ़ते हो तो कुछ और आती है और नीचे पढ़ते हो तो कुछ और आती है। यानी कि स्पेसिफिक क्लास के लिए आपने कोई रूल बनाया लेकिन उसको इस तरह से बना दिया कि मिक्सअप कर दिया, जब उसकी इंटरप्रिटेशन होगी तो वो सबके लिए होगी। और आपका टाइटल क्या कह रहा है कि फला 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 आदमी के लिए है, लेकिन पता चला कि वो सबके लिए है। आपको स्पेसिफाई करा था लेकिन वो सब। अब यहाँ पर इंटरप्रिटेशन दूसरा आता है, यानी कि कोई सब्जेक्ट मैटर ऐसा है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कानून बनाने की, लेकिन राज्य सरकार ने क्या नहीं हम तो यहाँ से टैक्स वसूलेंगे, हर ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि ये जो पोर्शन है ना हम यहाँ से टैक्स वसूलेंगे। समझ, जब वो आप लिस्ट देखोगे ना जब आप लिस्ट देखते हो, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, उन लिस्ट में मतलब ये है कि उसमें एक चीज को डिफाइन किया गया कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है कानून बनाने की, कहाँ राज्य सरकार की है और कहाँ दोनों में बना सकते हैं। अब यहाँ आ गया कि कहाँ दोनों बना सकते हैं, वहां तक तो ठीक है, वहां ये डिसाइड होता है कि पहले किसने बनाया, किसको प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पावर नहीं है लेकिन कानून बना दिया। ठीक है, जैसे एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट अथॉरिटी के एयरपोर्ट के अंदर अगर लिकर शॉप है, ठीक, तो वो जो एयरपोर्ट की लैंड है वो किसकी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अब तो उस पर टैक्सेशन या लेवी डिसाइड करने का राइट किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को।
और स्टेट गवर्नमेंट वो कहे कि नहीं तो हमारे तो स्टेट में हवाई अड्डा है, हम तो सही हम इसमें वसूल लेंगे। ये कभी आपने सुना होगा कि ड्राई स्टेट है लेकिन एयरपोर्ट पर दारू बिकती है? उसका कारण क्या है कि जो रूल्स है ना वो उसकी बाउंड्री तक ही सीमित है उनके। अगर कोई अंदर बैठ के पी रहा है तो उसको वहां की स्टेट नहीं रोक सकती, वो बिकेगी, क्योंकि वहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राई स्टेट नहीं डिसाइड कर रखा, वो उस पर्टिकुलर स्टेट ने अपने स्टेट लेजिस्लेशन से उसको बोला है कि भाई हम हमारे यहाँ दारू की बिक्री नहीं होगी, ना कंजम्पशन होगा। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ये है। अब तीसरा क्या है, अभी आ गया कुछ ऑर्डर बाय लॉ। चल अब अभी ऑर्डिनेंस हो गया, तो दूसरा क्या है, ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा और बताओ, बाय लॉ, वाई लॉज, ठीक, और बताओ, रूल रेगुलेशन, रूल और रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, लास्ट कस्टम, कस्टम एंड यूजेज, है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, द कोर्ट्स ऑफ लॉ, ऑर्डर। ऑर्डर लागू होते हैं किसी पोर्शन को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती है, हैं? या किसी उसमें डायरेक्शन देती है तो उसको भी कानून माना जाता है, यानी कि लो। अब आ जाओ यहाँ, वाई लॉज, लो बना, डीआरटी एक्ट बना, उसमें मेन चीजें उन्होंने बता दी। अब इनका जो बिजनेस रन करना है, ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो बैठेगा वो उसके रिगार्डिंग रूल बनाएगा। अब रूल्स और रेगुलेशन, अब इनसे छोटे इनको मान लो। अब उसका रूल्स बना दिए कि ये बिजनेस इस तरह से होगा, अब उसको जो उससे सबॉर्डिनेट अथॉरिटी होगी वो इन रूल को इम्प्लीमेंट कराने के लिए अपने वो रेगुलेशन बना लेगी, लेकिन वो सब ऐसे होने चाहिए जो पार्ट थर्ड को वोलेट ना करे। अब आ गया नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन गजट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन हो गया, आरबीआई के नोटिफिकेशन हो गए। भाई आरबीआई को भी स्टेट ही रेट, उसकी रेट लाई करती है तो वो स्टेट ही माना जाता है, तो उसके उसके जो नोटिफिकेशन है वो भी कानूनी माने। हालांकि लोगों को पता ही नहीं होता आज कौन सा नोटिफिकेशन निकाल लें, आज कौन सा निकाल लें, आज कौन सा निकाल लें, वो इतने पब्लिक डोमेन में नहीं आते। तो इन सबसे बचने के लिए वो तुम्हारी मैक्सिम है ना कि जज को कानून ना मालूम हो तो माफ करना, लेकिन जनता को कानून जरूर मालूम होना चाहिए। ये वो सारी चीजें हैं। कस्टम एंड यूजेज, देखो जहां कस्टम एंड यूजेज कहते हैं किसी सेक्ट में, किसी समाज के किसी सेक्शन में, जैसे मान लिया SC ST में है, या मतलब तुम्हारे आदिवासी एरिया है ना, या बोडो लैंड वगैरह है, वहां की जो रीति रिवाज है उनको भी गवर्नमेंट ने या कॉन्स्टिट्यूशन में उनको कानून माना गया, जो उन्हीं कस्टम एंड यूजेज। अगर कोई ऐसा सेक्ट है जिसमें भाई बहन की शादी होती हो तो वो कस्टम एंड यूजेज से गवर्न हो जाएगा। जब हिंदू अडॉप्शन एक्ट पढ़ोगे आप तो उसमें बताते हैं कस्टम एंड यूजेज, यानी कि उनमें एक रखे कि भाई लड़की अडॉप्ट होगी तो उसके कोई आदमी अडॉप्ट करने वाला है तो लड़की अगर बच्ची है तो उसकी भी उसके बीच में एज का डिफरेंट 21 ईयर होना चाहिए, है ना, या उसकी शादी नहीं हो रखी 14 साल से कम का, इस तरह का नियम है कि उसकी एज इतनी होनी चाहिए। लेकिन वो उसके लास्ट में कहते हैं कि अगर किसी किसी पर्टिकुलर जाति जनजाति में इस तरह की रीति रिवाज है कि शादीशुदा बच्चे को भी गोद लिया जा सकता है तो ला
तो कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज करेगी, वो भी कानून माना जाएगा। किसी समाज के रीति रिवाज, रूढ़ियां, है ना। अब जैसे मतलब अगर अब कोई आदमी हिंदू की कैटेगरी में आता है, सपोज करो हिंदू कैटेगरी में आया, लेकिन नॉर्मल अपने इधर सिस्टम क्या है कि शादी करने के लिए, शादी तो कई तरह की होती है, लेकिन अगर नॉर्मल रिचुअल शादी होती है तो लड़का बारात लेके जाता है। लेकिन हिंदू कैटेगरी में जो लोग आ रहे हैं, अगर किसी उसमें परंपरा ये हो कि लड़की लड़के के घर बारात लेके जाएगी और लड़का जो है अपनी ससुराल में आकर रहेगा, तो अगर नॉर्मली मानोगे तो शादी नहीं हुई। यानी कि लड़की, जैसे हमारे सप्तपदी का पहले लड़का आगे चलता है, फिर लड़की आगे आगे चलती है, इस तरह चलती है। अगर उल्टी चीज हो, अब जैसे आनंद मार्गी शादियां होती हैं तो वो थोड़ी सी हिंदू रीति रिवाज से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, जैनियों में थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, लेकिन जैनी भी तो हिंदू कम्युनिटी ही माना जाता है ना उनको, तो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि उनसे नहीं कहते कि तुमसे कि हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी, कि तुम दिखाओ सप्तपदी हुई थी कि नहीं हुई थी, क्योंकि उनमें तो कभी सप्तपदी होती नहीं। तो इसलिए ये जो कस्टम है और यूजेज हैं, ये इनको भी कानून माना जाता है। अब आपको समझ आ गया तीनों चीज कानून, और कुछ तो नहीं बचा ना इसमें? थर्ड का क्लॉज भी है, क्या? लो इन फोर्स, लो का फोर्स, लॉ इनफोर्स, law in force includes law passed or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of the Constitution and not previously repealed. Not with this. अभी ये कह रहा है कि किस चीज को कानून माना जाए, कानून में क्या शामिल होगा, ये भी आ गए। अब वो कह रहा है कि जो अब यहाँ ये डिक्लेयर कर रहा है कि जो पहले से प्रचलन में थे कानून, संविधान लागू होने से पहले, अगर वो रिपील नहीं कर दिए गए हैं तो वो भी लॉ इन फोर्स माने जाएंगे, कि आज भी वो कानून हिंदुस्तान में लागू है, भले ही वो 1825 में अंग्रेजों ने पारित किया। समझ में बात? जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के लॉ हैं, अगर वो रिपील नहीं किए या इनकंसिस्टेंट टू, अगर वो इनफोर्स हैं और अगर वो इंडेरोगेटिव पार्ट थर्ड हैं, तो वही होगा जो उनके साथ होता है, सेवर भी कर दिए जा सकते हैं, डोरमेंट में भी जा सकते हैं। और वो उन्होंने पहले ही डिक्लेरेशन कर दी कि संविधान अगर कहीं ऐसा होगा तो उसको डोरमेंट में माना जाएगा, यानी कि वो इस तरह से लागू नहीं होगा, उसके बारे में सोचा जाएगा, वो पोर्शन वो लागू नहीं होगा।